नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित है। आज का टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। आज हम लोग इस टॉपिक को स्पेशली उस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ेंगे जब रिसेंटली बांग्लादेश में कंडक्ट जो इलेक्शंस हुआ था उसमें तारिक रहमान जो बीएनपी पार्टी के लीडर हैं उनके नेतृत्व में लैंडस्लाइड विक्ट्री अचीव हुआ है। 2/3 से अधिक सीट प्राप्त हुआ है। उसका इंडिया के लिए क्या मायने हैं, क्या ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है, क्या ये इंडिया के लिए निगेटिव है, इंडिया को किस तरीके से आने वाले समय में वे फॉरवर्ड करना चाहिए, तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। फुल एनालिसिस के साथ जो है हम लोग जो इंडिया का फ्यूचर पॉलिसी रोड मैप क्या होना चाहिए सब कुछ को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये शॉर्ट में जो है फरवरी 2026 में ये चुनाव हुआ। ठीक है, आपको पता है कि 2009 से लेके 2024 तक आवामी लीग जो है जिसके की लीडर जो है शेख हसीना होती थी, ठीक है, जो उनके नेतृत्व में 15 साल तक जो है कंटिन्यूअस वहाँ पर रूलिंग था शेख हसीना का। और उनके बाद जब वहाँ से प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद शेख हसीना जो है वो इंडिया में आई। वहाँ से उसके बाद से इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ चल रहा था और अभी रिसेंटली जो है वहाँ पर चुनाव कंडक्ट हुए हैं जिसमें कि तारिक रहमान जो है उनको कह सकते हैं विक्ट्री मिला है। तो यह किस तरीके से रिलेशनशिप को चेंज करेगा उसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बीएनपी जो पार्टी है आवामी लीग जो डोमिनेंस था उसको अभी समाप्त कर दिया। ठीक है, अब जो है तारिक अनवर जो है 17 साल के बाद जो है एक्साइल के बाद अपने जो है देश में वापस आए हैं। आगे डिटेल्स में देखेंगे इसके बारे में। जियो पॉलिटिक्स में किस तरीके से यह चेंज होगा, क्या जो है यह रिवाइवल करेगा पाकिस्तान चाइना एक्सिस को बांग्लादेश के साथ, या इंडिया कुछ पॉजिटिव एक्शंस लेके इसको रोकेगा। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जो सिक्योरिटी का इशू होता है क्या वो फिर से बढ़ेगा, उसके बारे में भी हम लोग जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बारी बारी से जो है इसको डिटेल से देखते हैं। जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है ये 209 सीटों पर जो कंटेस्टेड सीट थे उसमें से टोटल 209 सीटों पर जो है उनको जीत प्राप्त हुआ 299 में। ठीक है, बांग्लादेश में दो मुख्य पार्टी है, एक थी बीएनपी और दूसरा आवामी लीग। आवामी लीग को जो है बैन किया गया था इसलिए इनका पार्टिसिपेशन जो है इस इलेक्शंस में नहीं था। यानी जो शेख हसीना की पार्टी थी वो इस इलेक्शन में उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। एक वहाँ पर है जमाते इस्लामी पार्टी जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत कम सीट पूर्व के चुनाव में आया करता था। इस बार 77 सीट आया था। ये इनके पूरे इतिहास का सबसे मैक्सिमम आप कह सकते हैं इनको सीट जो है प्राप्त हुआ है। जब जुलाई में प्रोटेस्ट हुआ था तो इस जो पॉलिटिकल पार्टी है इनका बहुत एक्टिव कह सकते हैं रोल रहा था। तो ये है, ये बहुत ही फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, आप कह सकते हैं कि बहुत ही रूढ़िवादी पार्टी है। और ये महिलाओं के जो है आप कह सकते हैं कि जो राइट्स होते हैं उस पर उनको आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, कोर जो है आप कह सकते हैं रिलीजियस में बात करते हैं, यानी कोर अब कट्टरवाद जो कहते हैं वे उस तरीके की स्टेटमेंट जमात इस्लामी का आपको रहेगा। अब जब ये चुनाव हो रहा था उसी समय जो है एक और रेफरेंडम भी कराया गया। ठीक है, रेफरेंडम मतलब लोगों का व्यू जाना गया। जब आपको पता है कि जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट हुआ। उसका कारण यह था कि जो शेख हसीना की पार्टी थी उनका जो गवर्नमेंट था उनके द्वारा यह आप कह सकते हैं एक डिसीजन लिया गया था जिसमें कि जो कोटा सिस्टम जॉब में लाया गया। उसमें क्या था कि जो 30% जो है सीट जो है वो रिजर्व करने का प्रावधान किया गया था। जो आप कह सकते हैं कि इंडिया के केस में अगर आप सोचिए फ्रीडम फाइटर हैं तो उसी तरीके से वहाँ का जो लिबरेशन वार हुआ था उसमें जो पार्टिसिपेट किए थे उनके डिसेंडेंट को इसको लेके भारी जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। शुरुआत में ये कोटा सिस्टम से प्रोटेस्ट चालू हुआ, बाद में वहाँ पर इसमें जो है करप्शन का इशू प्लस जो है गवर्नेंस के इशू को लेके ये मैटर आप कह सकते हैं बहुत बड़ा हुआ। और वहाँ पर जो है फाइनली जो है
शेख हसीना को वहाँ रिजाइन करके जो है वहाँ उनको भागना पड़ता है देश, और वो फिर इंडिया में आके आप कह सकते हैं तब से वो रह रही हैं। उसी समय जो डिमांड जो उसमें निकल के आए थे कि बांग्लादेश में जो रिफॉर्म्स का जो मांग हुआ था उस समय, जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें एक था कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 2 टर्म से अधिक जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये था। दूसरा था कि जो 100 मेंबर अपर चेंबर है, जैसे इंडिया में आप राज्यसभा देखते हैं उसी तरीके से बांग्लादेश में भी एक अपर चेंबर हो, ताकि कोई भी जो निर्णय हो वो आप कह सकते हैं कि बहुत तेजी से ना हो जाए, पॉलिसी डिसीजन जो है आप कह सकते हैं ग्रेजुअल हो, वो प्रॉपर चेक्स रहे। ठीक है, तो ये डिमांड हुआ था। उसी तरीके से जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे, ऐसा ना कि आप कह सकते हैं कमिटेड जुडिशियरी ना रहे, यानी कि जो सरकार जिस तरीके से जजमेंट कराना चाहे उसी तरीके से जजमेंट हो जाए, ये न रहे। ये इस तरीके का डिमांड जो है उसमें आपका जुलाई चार्टर में था, तो उसका भी रेफरेंडम में जो है आपको 61% जो है यस में जो है आपका आया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेजर जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो है जमात इस्लामी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि फंडामेंटलिस्ट है, तो इनके व्यू भी अलग होंगे। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंज जो है आपका रहेगा। ठीक है, क्योंकि अवामी लीग जिससे कह सकते हैं इंडिया के बेहतर संबंध रहे हैं, वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं था। ठीक है, और जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें अवामी लीग के बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनको जो है जेल में अरेस्ट करके डाल दिया गया था। ठीक है, एज ए पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर। तो आप साथ ही यह भी ध्यान रखें, हिस्टोरिकली जो है इंडिया का अवामी लीग जब सत्ता में रहती है तो बेहतर संबंध रहते हैं, जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जब रही है तो रिलेशनशिप आप कह सकते हैं उतने अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, बाकी आगे हम लोग स्लाइड्स में देखेंगे। अभी जो तारिक रहमान है ये कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब ये कौन थे इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जाने, इनका जो एज है 60 साल का है। ये जियाउर रहमान जो राष्ट्रपति थे, इनका भी असैसिनेशन हुआ था जो है, और इनकी जो माता हैं खालिद जिया, ये भी जो है वहाँ की प्रधानमंत्री रह चुकी है। यानी इनके फादर जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं और माता जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो बहुत ही आप कह सकते हैं पॉलिटिकल जो डायनेस्टी है उससे ये जो है इनका संबंध रहा है। लेकिन जब अवामी लीग का सरकार था तो उस समय इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का प्लस करप्शंस के आरोप थे, और कह सकते हैं कि उसके लिए बहुत सारी से चार्जेज जो है था, और उसको लेते हुए यह जो है पिछले 17 साल से ये यूके में ही सेल्फ इम्पोज जो है एक्साइल में रह रहे थे। ठीक है, अब जो जब शेख हसीना जब वहाँ देश छोड़ के चली गई रिजाइन के बाद, तो जब इंटरिम गवर्नमेंट का सरकार जब वहाँ पर था तो उस समय जो भी चार्जेस थे उनको जो है कोर्ट के द्वारा आप कह सकते हैं ओवरटर्न कर दिया गया। ठीक है, यानी उनके चार्जेस जो है समाप्त कर दिए गए। अब उसके बाद वो फाइनली जो है वो दिसंबर में अपना देश वापस आते हैं, और वो फिर बीएनपी की जो पार्टी है उसको वो लीड करते हैं। साथ ही वो बहुत जो अपना स्पीच है उसमें बहुत आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक बातें करते हैं। उसमें वो उस तरीके की बात करते हैं कि इन जो बांग्लादेश का इकोनॉमी है उसको वो जो है रिवाइव करेंगे, करप्शन को जो है क्रैकडाउन करेंगे, प्लस वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे। यानी वहाँ पर आपको एक मेजर इशू जो है वहाँ माइनॉरिटी का रहता है, वहाँ 8% लगभग जो है हिंदू हैं, उनके खिलाफ वायलेंस का जो है वो वहाँ पर आपको न्यूज प्राप्त होता रहेगा। तो तारिक रहमान जो थे उन्होंने अपने इस तरीके के स्टेटमेंट प्लस जो है मॉडर्न आउटलुक को भी वो प्रमोट वो किए थे। ठीक है, और उसमें जो है इस तरीके का आप कह सकते हैं कि उनका व्यू पॉइंट जो है आपका रहा है। ठीक है, अब देखिए कि इनका ये कह सकते हैं कि इंडिया में का जो है रिलेशनशिप, इसको कहा जाता है इंदिरा मुजीब लीजेसी उसका एंड है क्या, किस तरीके से देखिए। जब 1971 में बांग्लादेश में लिबरेशन वार हो रहा था, यानी पूर्वी पाकिस्तान से जब ये फाइट हो रहा था, उस समय इंडिया ने सपोर्ट किया था बांग्लादेश को दोनों तरीके से।
ठीक है, मिलिट्री रूप से भी प्लस डिप्लोमेसी से भी, दोनों तरीके से हेल्प किया था। तो उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और वहाँ के जो लीडर थे मुजीबुर रहमान, दोनों के बीच बहुत अच्छे आप कह सकते हैं रिलेशनशिप थे। ठीक है, उसी और वो अवामी लीग के थे। तो यानी ये जो रिलेशनशिप है आप कह सकते हैं इसको एंड हुआ, ये जो है उसमें ये चीज़ है। आप देखिए आगे किस तरीके से और चीज़ें हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें कि 1971 से इंडिया का रिलेशनशिप किस तरीके से बांग्लादेश के साथ रहा, वो आप थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं। जब देखिए 1971 से 1975 के बीच में जब ये रहा, तो इंडिया को बांग्लादेश जो है एज ए लिबरेटर मानता था, क्योंकि बांग्लादेश के उदय में इंडिया का बहुत ही कह सकते हैं इम्पोर्टेंट भूमिका था। इंडिया ने बहुत सारे उसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक जो है शरणार्थी कह सकते हैं रिफ्यूजी इंडिया में आए थे, वो था। प्लस जो है मिलिट्री सपोर्ट दिया गया था, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया गया था। ठीक है, इंडिया वो पहला कंट्री था जो बांग्लादेश को एज ए सोवरेन नेशन जो है रिकॉग्नाइज किया था। 1972 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है साइन किया गया था, यानी रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा था ना। फिर जो है 1975 में क्या होता है, उस जो मुजीबुर रहमान थे उनका अब ये एसेसिनेशन हो जाता है। उसके बाद से जो पार्टी फिर आती है बीएनपी, उसके समय जो है आपका ये रिलेशनशिप डीप करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं बीच में मिलिट्री का रिजिम रहा है बांग्लादेश में, प्लस जो है बीएनपी का रिजिम जो भी रहा, तो उसमें आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप डिटेरियोरेट किया। फिर 1996 से 2001 तक, और फिर जो है 2009 से 2024 तक यहाँ भी अवामी लीग का आप कह सकते हैं कि शासन था। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना थी दोनों समय। तो इस समय क्या हुआ ना कि इंडिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कह सकते हैं कि डील साइन हुए। और जैसे उसमें से फेमस जैसे कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट का एक मेजर इशू होता था इनक्लेव्स का, तो उसको लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के द्वारा जो हम लोगों का 100वां जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा इसको आप कह सकते हैं कि पास किया गया। ठीक है, तो ये बहुत लंबे समय से इनक्लेव का इशू चल रहा था, इसको सोल्व किया गया। तीस्ता वाटर जो हम एक है उस पर भी बातचीत हुआ। और स्पेशली जो मेजर जो एक आप कह सकते हैं अचीवमेंट था, जो काउंटर टेरर जो ऑपरेशन चलाया गया था शेख हसीना के द्वारा, वो बहुत इफेक्टिव रहा। बहुत सारे जो आप कह सकते हैं इंसर्जेंट जो ग्रुप्स हैं वो आपका बांग्लादेश में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाउंड्री बॉर्डर है वहाँ पर बांग्लादेश, तो स्पेशली क्या करते थे वहाँ जाके वो उस साइड छिप जाते थे। चाहे वो अल्फ़ा को स्पेशली जैसे आप देखिए असम का, तो वो अल्फ़ा जो इंसर्जेंट ग्रुप है वो बांग्लादेश में चले जाते, तो उनको आप कह सकते हैं बहुत हैविली क्रैकडाउन किया गया था अवामी लीग यानी कि शेख हसीना के गवर्नमेंट के द्वारा। और लगभग 50 से ऊपर जो आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करके हैंड ओवर भी कराया गया था। यानी स्पेशली इंसर्जेंट पर बहुत अधिक जो है आपका इम्पोर्टेंट भूमिका रहा था। इसके कारण बॉर्डर सिक्योरिटी में बहुत हेल्प हुआ था, और बॉर्डर आप कह सकते हैं मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुआ था। अब जब यहाँ पर शेख हसीना जो है 2024 में जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ जॉब कोटा इशू को लेके, फिर गवर्नेंस को लेके, तो ये जब चली गई तो इंटरिम गवर्नमेंट के समय फिर जो है रिलेशनशिप पुअर हुआ। अभी आपको पता है कि तारिक जो रहमान है वो प्राइम मिनिस्टर, आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय वो जो है शपथ ले चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो जुलाई 2024 जो हम आपको बताया कि 30% कोटा जो है दिया गया था। ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि उनके जो लिबरेशन वार में जो शामिल थे उनके डिसेंडेंट को, इसको लेके ये प्रोटेस्ट जो है आपका चालू हुआ था। फाइनली जो है शेख हसीना वहाँ से रिजाइन करते हुए फ्ली करते हुए जो है आपका इंडिया में आती है। तो 15 साल का जो रिजीम था 2009 से लेकर 2024 तक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। 2024 से लेकर 2026 तक यानी जो 5 इलेक्शन के पूर्व तक, रिजल्ट के पूर्व तक जो है आपका इंटरिम गवर्नमेंट जो रहता है, जो वहाँ के नोबल लॉरिएट हैं मोहम्मद यूनिस जो है, वो उनको चीफ एडवाइजर बनाया जाता है। इसको जो है आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर, वो वहाँ पर काम जो है उनके द्वारा आप कह सकते हैं कि काम किया गया। ठीक है, तो जो क्रैकडाउन हुआ था वहाँ पर, जो जब आप कह सकते हैं शेख हसीना के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो सरकार के द्वारा एक्शन लिया गया था। उसमें ऐसा कहा जाता है कि 300 से अधिक जो है लोग जो है मारे गए थे। और बाद में फिर क्या होता है, इसी को आधार मानते हुए जो आप
जो वहाँ का कोर्ट है उनके द्वारा जो है वार क्राइम करने के कारण इनको जो है फांसी का भी सजा जो है सुनाया गया है। ठीक है, तो ये एक इशू है शेख हसीना का। ठीक है, अब देखिए इंडिया के साथ जो है इशू क्या है। शेख हसीना, आप कह सकते हैं हसीना डायलेमा है। इसमें क्या है कि भारत का पोजीशन क्या है कि भारत में वो 5 अगस्त 2024 से है। अब भारत के पास इशू क्या है कि भारत एक, आप कह सकते हैं, एक बड़ा नेशन है, साउथ एशिया का, आप कह सकते हैं लीडरशिप का एम्बिशन रखता है। और जिस कंट्री से, जिस लीडर से 15 साल से जो है ऊपर से एक अच्छा संबंध रहा है, तो वहाँ पर है कि अगर उस तरीके से हैंड ओवर कर देगा तो इंडिया का भी, आप कह सकते हैं कि जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन होगा। पहला एक इशू। दूसरा, इंडिया को यह भी पता है कि यह जो सज़ा सुनाया गया है वो जो है ऐसे, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज के कारण है। ठीक है, तो ये एक है। तो उसमें क्या है कि इंडिया जो है, आप कह सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में भी और प्लस जो है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, यानी वर्तमान में जो सरकार है वहाँ पर, इसके पूर्व में इंटरिम गवर्नमेंट थी, प्लस अभी बीएनपी है, जिसका कोर डिमांड है कि इंडिया जो है शेख हसीना को, बांग्लादेश को वापस करे। तो ये दोनों चीज़ है। अगर वापस करता है इंडिया तो इंडिया के क्रेडिबिलिटी पर आप कह सकते हैं कि बहुत ही आघात होगा। प्लस जो है ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है। प्लस भविष्य में इंडिया पर कोई भी जो छोटी कंट्री है वो भरोसा नहीं करेगा। तो ये एक इशू है। ठीक है, इसलिए इंडिया तत्काल रूप से इस चीज़ को है कि एक ट्रीटी होता है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, बांग्लादेश के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। इसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को अगर कोई वहाँ पर भाग के जाते हैं तो वापस करना होता है, अगर कोई क्राइम करके जाते हैं तो। लेकिन उसमें एक क्लाउज है कि अगर कोई पॉलिटिकल पर्पस के लिए के कारण उनको सजा सुनाया गया तो एग्जेम्पशन है। तो तत्काल इंडिया उसी चीज़ का, आप कह सकते हैं, यूज करते हुए हैंड ओवर नहीं करा। तो ये इंडिया, आप कह सकते हैं, एक आप दोनों के बीच में ह्यूमैनिटेरियन एंगल प्लस जो है, आप कह सकते हैं, जो रियलिटी है उसके बीच में एक बीच की स्थिति है इंडिया के। ढाका का पोजीशन क्या है? ढाका का कहना है कि जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है, जो आईसीटी है, वो उनके द्वारा जो है सेंटेंस टू डेथ का जो है सज़ा सुनाया गया है वार क्राइम के कारण। क्योंकि 300 से ऊपर जो लोग हैं वो जो क्रैकडाउन किया गया था, यानी जब प्रोटेस्ट हुआ था तब बहुत, वो कह सकते हैं, हार्ड तरीके से रिप्रेस करने का कोशिश हुआ था। उसमें आप कह सकते हैं फायरिंग हुआ था। तो उसमें लगभग इतने लोग मारे गए हैं और उसके आलोक में, आप कह सकते हैं, ये सज़ा जो है सुनाई गई। तो जो बीएनपी है, जो इसके की अभी लीडरशिप जीती है, जो पार्टी जीती है, उसका एक मेन डिमांड रहता है एक्स्ट्राडिशन का, यानी शेख हसीना को वापस करने का। तो ये आप कह सकते हैं कि एक चैलेंज है, स्ट्रेटजिक रिस्क है। अगर इंडिया किसी तरीके से इसको मिस हैंडल करता है तो एक जो है, आप कह सकते हैं कि एक दिक्कत जो है रहेगा। तो अभी ये इशू जो है इंडिया के सामने है। आगे के स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे सजेशंस भी। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक जो है हमेशा थ्रेट असेसमेंट। देखिए इंडिया का जो डोमेस्टिक, आप कह सकते हैं, पॉलिटिक्स है, अगर बांग्लादेश में किसी तरीके से वहाँ 8% जो है जो हिंदूज हैं, उसके साथ जो है कि किसी प्रकार से अगर वायलेंस होता है, या वहाँ पर जो मंदिर है, ठीक है, उसके अगर वैंडलिज किया जाता है, यानी उसको नष्ट किया जाता है, तो उसके रिएक्शन डोमेस्टिक भी होते हैं। ठीक है, प्लस अभी अब इंटरिम गवर्नमेंट जब था तो वहाँ पर यह न्यूज़ सुनने को बहुत मिला कि वहाँ जो है लगभग 23 से ऊपर जो है हिंदू को जो है आप कह सकते हैं किल किया गया। बहुत सारे मंदिर को जो है तोड़ा गया। ठीक है, स्पेशली जो इस्कॉन टेम्पल थे उसको टारगेट किया गया। तो ये जो चीज़ें रहती है, ये हमेशा सिर्फ एक इशू रहता है, माइनॉरिटी इशू, क्योंकि पता है कि इंडिया में जो है आपका मेजोरिटी हिंदू है। तो यहाँ आप कह सकते उस अनुसार से सेंटीमेंट भी रहता है। तो एक डोमेस्टिक प्रेशर भी गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा अगर उस तरीके का जो है आप वहाँ पर इस तरीके की न्यूज़, चाहे वो मंदिर हो या फिर जो है वहाँ पर किसी तरीके का उसमें रहता है। तो ये एक इशू जो है इंडिया के सामने है। प्लस एक जो है स्ट्रेटजिक ट्रैप मेगाफोन डिप्लोमेसी के कारण भी है। मेगाफोन डिप्लोमेसी देखिए क्या कहते हैं, अगर किसी बात को डिप्लोमेसी के माध्यम से नहीं करके, यानी कि जो इनडायरेक्ट चैनल होते हैं उससे डील नहीं करके, अगर कन्फ्रंट किया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या मीडिया के माध्यम से हो, ठीक है, या पब्लिक जो रिएक्शन है उसके माध्यम से हो, तो वो चीज़ें आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म नहीं होता, उससे पब्लिक टू पब्लिक जो रिलेशनशिप होता है वो खराब होता है। तो इस केस में
इस तरीके का जो बयानबाजी होता है उससे भी आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप जो है खराब होता है। एक्चुअली में जो ग्राउंड पर वहाँ माइनॉरिटी रह रहते हैं उनके लिए और भी इशू होता है। ये एक इशू जो है माइनॉरिटी सिक्योरिटी क्राइसिस जो है, यह भी एक इंडिया बांग्लादेश का एक मेन जो है इशू रहता है। उसके बाद जियो पोलिटिकल इंसर्कलमेंट। आप देखिए इंडिया दोनों साइड से आप कह सकते हैं दो एडवर्सरीज से घिरा हुआ है। मान लिया एक साइड चाइना है, एक साइड पाकिस्तान है, दोनों न्यूक्लियर कंट्री भी हैं, ठीक है। आप देखिए अभी क्या हुआ कि बांग्लादेश भी जो बीएनपी की पार्टी है ये हिस्टोरिकली जो है इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान प्लस जो है चाइना के तरफ टिल्ट रखता है। अब देखिए चाइना किस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। चाइना कहीं भी जाता है तो ऐसा खाली हाथ तो जाता नहीं है। चाइना का जो चेकबुक डिप्लोमेसी है उसको साथ लेके चलता है। तो 5 बिलियन से ऊपर का वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो है डेप्थ के माध्यम से किया जा चुका है, वो है। प्लस आर्म्स का सप्लायर आप कह सकते हैं, स्पेशली सबमरीन या फ्रिगेट्स का जो है सप्लायर, सबसे बड़ा जो सप्लायर है बांग्लादेश के केस में वो चाइना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेकबुक डिप्लोमेसी भी चल रहा है, प्लस जो कह सकते हैं उसके सुरक्षा के जो इशू हैं उस पर भी कंट्रोल है। तो ये चीज़ है। तो अब क्या हो रहा है कि इधर जब से इंटरिम गवर्नमेंट भी था या उस समय भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशनशिप ठीक होने चालू हो गए थे। जो फ्लाइट्स थे वो चालू हो रहे थे, इकोनॉमिक गतिविधियां बढ़ने लगी थी। इवन आप क्रिकेट मैच में देखे होंगे कि बांग्लादेश को लेकर किस तरीके से पाकिस्तान ने शुरुआत में जो है मैच खेलने से मना किया, फिर बाद में आईसीसी के इंटरवेंशन के बाद वो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हुआ। तो यानी यह देख सकते हैं कि जब से अवामी लीग यानी कि शेख हसीना जब से वहाँ से हटी है तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं। साथ ही यह तो चाइना तो कभी पीछे नहीं रहेगा इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए। तो चाइना से भी आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है या और उनके जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं और अधिक एक्टिव हो गया। तो यह जो है आप कह सकते हैं कि जो टू फ्रंट डिप्लोमेटिक चैलेंज है, एक तरफ चाइना है एक तरफ पाकिस्तान है, जिसके कि दोनों के बीएनपी के साथ बेहतर रिलेशनशिप जो है। साथ ही जो बांग्लादेश है वह अब सिर्फ जो आप कह सकते हैं इंडिया को जो आप कह सकते हैं कि जो हेजिमोनी था बांग्लादेश में उसको काउंटर करने के लिए अभी एक पॉलिसी है, नॉर्थ और वेस्ट जो स्टेट है उसको अपना रहा है। यानी चाइना और प्लस जो है पाक के तरफ अब वो देखने लगा है। तो यह जो है इंडिया के लिए एक चैलेंज है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए उसी तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी आपको बताया कि किस तरीके से जब अवामी लीग का गवर्नमेंट था वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उनको क्रैकडाउन किया जा रहा था, उनको जो है हैंड ओवर भी किया जा रहा था और बहुत पीसफुली बॉर्डर जो है आप कह सकते हैं सिक्योरिटी का इशू चल रहा था। अब क्या हो रहा है कि इस तरीके का जब से ये जुलाई 2024 में शेख हसीना का गवर्नमेंट गया है तब से इंटेलिजेंस ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो जो है घुसपैठिए है वो उसके अटेम्प्ट का कोशिश जो है बढ़ गया है। बांग्लादेश का जो आप कह सकते हैं एरिया वो फिर से जो है अल्फा हो या NSCN हो, इस तरीके के जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनके सेफ हेवन के रूप में, यानी वो कुछ करने के बाद वहाँ जाकर वो छिप सकते हैं, उस तरीके का फिर से जो है स्थिति उत्पन्न हो सकता है या कुछ केसेस भी उसे मिले हैं। ट्रैफिकिंग जो है बॉर्डर से ट्रैफिकिंग जो है स्पेशली ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी मिलता है, एनिमल आपका कैटल का भी मिलता है, प्लस जो है नारकोटिक्स कॉरिडोर्स भी रहता है। तो यानी बॉर्डर पर जो है आपको इस तरीके का चैलेंजेस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। यानी बॉर्डर जो मैनेज है उस पर भी चैलेंजेस रहेंगे। प्लस जो है आपको पता है कि लगभग 4100 के आसपास एक्चुअल अगर कहिएगा तो 4096 किलोमीटर जो है बॉर्डर है, उसमें से फेंसिंग किया गया है लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास जो है फेंसिंग है। लेकिन तभी भी बॉर्डर जो है आपका पोरस अभी भी पोरस है, तो उसके कारण जो है आपका ये चैलेंजेस जो है अभी भी बॉर्डर सिक्योरिटी का बीएनपी के पार्टी का जो है आने के बाद ये चीज़ें जो है कंसर्न में रहेगी। एक और इशू है इकोनॉमिक एसिमेट्री, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच अगर आप देखिएगा तो ट्रेड डेफिसिट 10 से 12 मिलियन का है। यानी इंडिया जो है एक्सपोर्ट लगभग 14 बिलियन करता है, जबकि 2 बिलियन जो है बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इंडिया कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड सरप्लस है।
तो ये आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश ये का ये कोशिश रहता है या ये एक्विजिशंस रहता है कि इंडिया अपना सामान बांग्लादेश में बेचता है, जबकि बांग्लादेश का जो सामान वहाँ जाता है तो नॉन टैरिफ बैरियर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक्सपोर्ट को रोका जाता है। तो ये वहाँ का जो है एक्विजिशंस जो है रहता है। अब लेकिन यह भी है कि इंडिया जो है बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो है साउथ एशिया में जो है ट्रेडिंग पार्टनर है। बांग्लादेश का हमेशा ग्रीवांस रहता है कि इंडिया के द्वारा नॉन टैरिफ बैरियर्स का यूज करके मार्केट का जो एसेस है उसको रोका जाता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे जो तारिक रहमान, वो उन्होंने यह प्रोमिस किया था मैनिफेस्टो में कि इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। तो इसमें इंडिया का जो है यह कोशिश होना चाहिए कि जो चाइना जिस तरीके से वहाँ पर लोन देके जो है वहाँ इकोनॉमी में इंटर कर रहा है उसका सर्टेन कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव जो है बेहतर अल्टरनेटिव के साथ बांग्लादेश के साथ बेहतर रिलेशन करें। एक और बांग्लादेश और इंडिया का जो है एक सदाबहार आप कह सकते हैं हमेशा ये इशू है तीस्ता वाटर इशू। ठीक है, देखिए तीस्ता जो रिवर है इसके कारण बांग्लादेश का जो है वहाँ का मेजर इकोनॉमी देखिए एग्रीकल्चर पर भी डिपेंड करता है। वहाँ क्या है, इस रिवर से जो है ह्यूज अमाउंट में आप कह सकते हैं जो किसान हैं वो अपने इरिगेशन पर डिपेंडेंट है। तो ये जो क्योंकि डाउन साइड वो बांग्लादेश का है तो इसके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके इंडिया और कह सकते हैं कि बांग्लादेश के बीच जो है फाइनल अभी भी नहीं हो पाया है। स्पेशली जो है पश्चिम बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके इन्वॉल्वमेंट के कारण वो डील अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। इंडिया का अपना कंसर्न है, पश्चिम बंगाल का अपना कंसर्न है। तो ये भी एक इशू जो है यहाँ पर रहता है। चाइना आप कह सकते हैं इसके काउंटर में चाइना भी बांग्ला जो ब्रह्मपुत्रा पर एक जो है डैम बना रहा है। तो इंडिया का कंसर्न वो भी है कि जैसे ये कहा जाता है कि अगर इंडिया जो है तीस्ता वाटर को रोकता है तो चाइना जो है यहाँ पर डैम बना के जो है ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है उसको रोक सकता है। तो ये इशू है, यानी दोनों के बीच जो वाटर डिस्प्यूट है वो जो है एक हमेशा से इशू रहा है दोनों के बीच में। टोटल जो है 54 रिवर दोनों कंट्री के बीच जो है आपका शेयर करता है, यानी वाटर डिस्प्यूट भी एक इशू है नेबरिंग कंट्री भी के होने के कारण। कनेक्टिविटी इशू देखिए जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के रीजन अगर आप देखिएगा चिकन जो नेक एरिया है वो तो आप जानते ही हैं, उसके साथ अगर आप जितना भी नॉर्थ ईस्ट का आप देखिएगा वो आप कह सकते हैं कि लैंडलॉक्ड हो जाएगा अगर बांग्लादेश का जो भी पोर्ट्स है अगर उसको यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्लस बहुत तरीके का कनेक्टिविटी जो है आपका आवामी लीग का जब गवर्नमेंट था तो उसमें डेवलप हुआ था। ये रोड से रेल से सब तरीके से वाटर बेस से इंडिया बांग्लादेश आपस में कनेक्ट हो रहे थे। जैसे कि आप रेल लिंक देख लीजिए, अगरतला अखौरा रेल लिंक है। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका मोंगला पोर्ट है उसको एसएस इंडिया को मिला था, चट्टागांव पोर्ट है उसका एसएस मिला था। ठीक है, हाईवे का नेटवर्क बना था, यानी रोड रेलवे वाटर बेस सब तरीके से इंडिया और जो है बांग्लादेश का कनेक्टिविटी बन रहा था। प्लस बहुत तरीके का जो प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्तर के हैं, जैसे BBIEN प्रोजेक्ट है। तो ये सारा प्रोजेक्ट बांग्लादेश से होकर जाएगा। अगर BNP की पार्टी अगर उस तरीके से रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा इंडिया से तो ये आप कह सकते हैं जो 15 साल में इंडिया को गेन हुआ था वो चीज़ें आप कह सकते हैं कि उस पर जो है एक कहीं ना कहीं जो है एक इशू रहेगा। ठीक है, अब है कि ये सारे तो हम लोग इश्यूज देखे कि क्योंकि BNP पार्टी से हिस्टोरिकली उस तरीके से रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे तो ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए। तो वो हम लोग जो है कुछ आंसर्स जो है देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखे होंगे कि जैसे ही बांग्लादेश में रिजल्ट आया है तो सबसे पहले चाइना ने जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया था, लेकिन इंडिया ने भी जो है आपका बहुत तरीके का मैसेज देने का कोशिश किया था। आपको पता है कि जब तारिक रहमान की जो मदर है खालिदा जिया का डेथ हुआ था उस समय भी जो फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर वो वहाँ पर गए थे और कंडोलेंसेस जो है अपना दिए थे। साथ ही जो है अभी भी जो इंडिया के द्वारा भी जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया गया जो विक्ट्री हुआ। तो यानी शुरुआत के समय में जो एक दो कंट्री के बीच जो है ये मैसेजिंग होना चाहिए वो शुरुआत हुआ। प्लस जो है बांग्लादेश ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जो है ओथ सेरेमनी में जो है वो इनवाइट भी किया।
लेकिन जो कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के अदर जो प्रायर इंगेजमेंट के कारण वो वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन वहाँ जो है आप जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं या फॉरेन जो है मिनिस्टर्स है वो अटेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो शुरुआत में एक सिम्बोलिकली स्टेज पर जो होता है वो चीज़ें तो अभी सही हुई है, लेकिन अब हम लोगों को करना क्या है, यानी इंडिया को क्या क्या करना है। यानी सबसे पहला है कि डिप्लोमेटिक आउटरीच जो है आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी हाई लेवल जो डेलीगेशंस हैं उसको तुरंत जो है भेजा जाए, ठीक है। सेक्रेटरी जो लेवल पर होता है, फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर जो है चीज़ें बातचीत जो है स्टार्ट किया जाए, और जो कोई भी दूसरे के कंट्री में जो इंटरनल पॉलिटिक्स होता है उस पर बयानबाजी से बचा जाए दोनों कंट्री को, ठीक है। उसके बाद शेख हसीना एक मेजर जो है इरिटेंट है दोनों के इशू को लेके। तो देखिए इंडिया यह कर सकता है कि ठीक है, इंडिया इतने दिन तक इसको किया, तो इंडिया आप फैसिलिटेट कर दे कि थर्ड कंट्री में शेख हसीना को रिलोकेट कराने के लिए। यानी अगर बहुत बार देखिएगा कि मैं स्पेशली यूके लंदन में इस तरीके का ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे कि अभी देखिए तारिक रहमान भी कहाँ रह रहे थे, लंदन में रह रहे थे 17 साल के बाद। तो इंडिया को उसमें एक फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि जो है वो दूसरे कॉन्टिनेंट या दूसरे कंट्री में वो सुरक्षित तरीके से जो है शेख हसीना रह सके, ताकि शेख हसीना के कारण इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रक नहीं हो जाए और उसका फ़ायदा पाकिस्तान या चाइना ना ले ले। तो ये जो चीज़ है, ताकि जो है एक्स्ट्राडिशन के कारण जो दोनों कंट्री के बीच जो स्टैंड ऑफ बना हुआ रहेगा वो ना रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से जो बॉर्डर में इशू है वहाँ पर आप कह सकते हैं बीएसएफ के द्वारा जब कभी भी किलिंग होता है तो वहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत दोनों के जो रिलेशनशिप हैं उस पर ये किया जाता है। तो वहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो नॉन लीथल प्रोटोकॉल्स हैं तत्काल उनको इन्फोर्स किया जाए, जैसे कि ड्रोन का यूज किया जाए, सर्विलांस में जो कैमराज हैं उनको यूज किया जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों के माध्यम से जो है आपका यू है जो है आप कह सकते हैं कि बॉर्डर मॉनिटरिंग किया जाए। उसके बाद है कि देखिए जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं इंडिया के द्वारा उस समय जब अवामी लीग का गवर्नमेंट था, जैसे पाइपलाइन से रिलेटेड या वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लागू जो स्टार्ट किया था उसको बंद नहीं किया जाए, यानी उसको और फास्ट ट्रैक किया जाए, ताकि सरकार यह मैसेज दे कि हमारा किसी व्यक्ति से रिलेशन नहीं एक कंट्री से रिलेशन है। तो ताकि जो है दोनों कंट्री के बीच जो है रिलायबिलिटी जो है बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट और क्या हम लोग कर सकते हैं इंडिया के द्वारा, देखिए ट्रेड जो बैरियर्स है जहाँ पर कि बांग्लादेश का एक इशू रहता है, ठीक है, कि नॉन टैरिफ बैरियर के कारण इंडिया जो है हमारे एक्सपोर्ट को रोकता है। तो उस पर इंडिया कुछ समय के लिए आप कह सकते हैं यूनिलेटरल टैरिफ रिडक्शन, यानी इंडिया अपना तरफ से एक कोशिश करके सर्टेन जो बांग्लादेशी गुड्स है उस पर टैरिफ को कम कर सकता है, ताकि जो ये डेफिसिट का इशू है वो भी जो है आप कह सकते हैं बेहतर तरीके से इशू हो सोल्व हो। उसके बाद जो वाटर डिप्लोमेसी है, जो तीस्ता वाटर पर जो आप कह सकते हैं कि एक रुक सा गया था, स्टॉल हो गया था प्रोजेक्ट, उसको फिर से जो है अब रिवाइव किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो इंगेजमेंट है, पहले के समय में क्या हो रहा था ना कि इंडिया का सारा फोकस अवामी लीग स्पेशली जो है शेख हसीना पर था, यानी एक इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस्ड हो गया था, किसी पार्टी या वहाँ के किसी अदर से सिविल सोसाइटी उन चीज़ों से उतना आप कह सकते हैं कि संपर्क नहीं था। अभी इंडिया को ज़रूरत है कि अपना आउटरीच बढ़ाने का, सिर्फ जो है बीएनपी से बात करने तो है ही क्योंकि पार्टी में है, लेकिन जो जुलाई में जो आप कह सकते हैं जो प्रोटेस्ट हुए थे तो जो उनके लीडरशिप थे उनसे भी बात करें, जो अदर सिविल सोसाइटी है उनसे भी बात करें, ठीक है। यानी इंडिया यह मैसेज दे कि वह एक कंट्री टू कंट्री रिलेशन है, ना कि किसी व्यक्ति से इंडिया का रिलेशन है। वो मैसेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इंडिया, क्योंकि वहाँ चाइना इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए जो इंडियन जो प्राइवेट कंपनियां उनको भी जो पुश कर सकता है। बांग्लादेश का जो SEZ है, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, जैसे इंडिया में भी SEZ होता है, तो वहाँ जो SEZ है वहाँ इंडियन कंपनियां भी जाए और वो इन्वेस्टमेंट करें, ताकि चाइना का जो आप कह सकते हैं जो बढ़ता हुआ क्षेत्र है उसको काउंटर किया जा सकता है। प्लस जो है ये भी चीज़ करने का ज़रूरत है कि आप जो
रिलेशनशिप है उसको डिप्लोमेसी के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से, यानी एक पार्लियामेंटेरियन वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से बेहतर संबंध हो, ब्यूरोक्रेसी से ब्यूरोक्रेसी बेहतर संबंध हो, यानी सेक्रेटरी का सेक्रेटरी से उस तरीके से पार्लियामेंट, यानी दो जो आपका, मैं आप कह सकते किसी व्यक्ति पर से फोकस हटा के सारा इंस्टीट्यूशन बेस्ड जो है, व्यक्ति से हट के इंस्टीट्यूशन, तो ये सारी चीज़ें जो है उस पर फोकस करने का है। उसी तरीके से एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए जो काम शुरुआत हुआ था उसको और तेज़ी से कराया जाए, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ग्रिड जो है तैयार किया जाए। और जो ट्रेड का इशू होता है तो एक बेहतर जो है सप्लाई चेन जो है आपका बनाया जाए, ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद क्लाइमेट जो पार्टनरशिप है उस पर भी, जैसे ज्वाइंट डेल्टा मैनेजमेंट, ठीक है, डिसास्टर रिलीफ, तो ऐसा जो चीज़ है जिसमें कि आप कह सकते हैं पॉलिटिकल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पर इंगेजमेंट बढ़ाए। इससे क्या होगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन आपका बेहतर होगा, ठीक है। अब है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगा। ये है कि जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस कहने का मीनिंग ये है कि इंडिया को तुरंत किसी चीज़ को फायदे या लाभ के लिए दोनों कंट्री को विजन नहीं करना चाहिए। एक ऐसा रोड मैप तैयार होना चाहिए जो कि आने वाला 10 साल 15 साल तक को व्यू में पॉलिसी होना चाहिए, ये दोनों कंट्री के लिए है। उसी तरीके से इंडिया के बारे में आप कह सकते हैं कि इंडियन हेजोमनी का जो है आरोप लगाया जाता रहा, लेकिन आपको पता है कि गुजराल डॉक्ट्रिन में इंडिया हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करता है कि जो है वो बिग ब्रदर की भूमिका नहीं रखेगा, किसी जो भी नेबरिंग कंट्री है नॉन इंटरफेरेंस रखेगा, किसी के जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो उन चीज़ों को जो है फिर से अपने एक्शन से जो है उसको रीअसर्ट करना है, या फिर से जो है दूसरे जो नेशंस है उनको जो है बिलीफ दिलाना है, उस क्रेडिबिलिटी को फिर से जो है जिंदा करना है, ठीक है। और बांग्लादेश जो है रिलेटिवली इंडिया के तुलना, चाहे वो इकोनॉमिक हो, मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, ये अन्य फैक्टर्स हो, सब में जो है आपका एसिमेट्री है। तो आप कह सकते हैं इंडिया के द्वारा थोड़ा जेनरस तरीके से जो है डील किया जा सकता है, रेसिप्रोकल तरीके से नहीं, मतलब ठीक है कि बड़े जो होते हैं वो आप कह सकते हैं थोड़ा जेनोसिटी से डील करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपका जो है चाइना को जो है आपका यह भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि चाइना भी वहाँ पर अब इंटर कर गया है, तो उसको वहाँ पर इंडिया इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट या इस तरीके से अल्टरनेटिव दे कि बांग्लादेश जो है वो इंडियन जो ऑफर्स होते हैं वो बेहतर तरीके से तैयार करें, तो ठीक है। तो ये जो है अभी हम लोग जो है टॉपिक जो भी स्टडी किए उसमें दो तीन तरीके का जो है, अगर जो बीपीएससी का या यूपीएससी का जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शुड इंडिया एक्स्ट्राडाइट शेख हसीना। इस पर एक मेरा डिटेल वीडियो भी है बना हुआ, आप देख सकते हैं। इज इंडिया गो लूजिंग टू चाइना, ये भी है, आंसर्स भी स्लाइड में दिया हुआ है, ठीक है। डिड इंडिया फेल बाय बैकिंग वनली हसीना, तो जितना डिस्कशन किए उससे आपको इन चीज़ों का आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है कि ये लास्ट में ये पूछा जाता है कि क्या इंडिया जो है यह मैच्योरिटी दिखा सकता है कि जो है बांग्लादेश में जो होस्टाइल रिजीम चेंज हुआ उसके बावजूद भी अपना जो है प्रीमिनेंस रख सकता है, ठीक है। तो अगर नहीं रखने पर क्या होगा कि जो है आपका जो चाइना पाकिस्तान एक्सिस है वहाँ जो है टिल्ट हो सकता है बांग्लादेश, ठीक है। तो ऐसे समय जो है यह ज़रूरत है कि इंडिया जो है इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छे से करे, दूसरे कंट्री का सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करे, प्लस जो है अपना हिस्टोरिकल जो ग्रेटिट्यूड है उस पर रिलाई करे, पीपल टू पीपल कनेक्शंस जो है वो बेहतर करे, कल्चरल रिलेशनशिप को प्रमोट करे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चीज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये लास्ट रिमार्क दिया जाता है कि जो फ्यूचर का जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस पर डिपेंड करता है, स्ट्रेटजिक जो पेशेंस है, जेन्यून रेस्पेक्ट एंड कंक्रीट इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है वो डिटरमाइन करेगा कि इंडिया जो है उसको ट्रस्ट को जो है रीबिल्ड कर सकता है, या फिर जो है वहाँ पर एक कह सकते हैं जो रिलेशनशिप है वो ड्रिफ्ट होगा। तो ये तो एंड में है, लेकिन होपफुली जो है फॉरेन जो पॉलिसी मेकर्स है वो इंडिया के वो अच्छा ज़रूर उस तरीके की पॉलिसी बनेगी जो दोनों कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट में रहेगा। आने वाले समय में जो है कुछ चीज़ें डेवलप होगी, उसके बाद फिर हम लोग पुनः जो है उसके
जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसके आलोक में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के जो टॉपिक है उसमें आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप 1971 से लेके अभी तक कैसा रहा है, किस तरीके से कौन सा रिजिम के समय क्या जो है चैलेंजेस थे या किन से बेहतर रहा है, साथ ही वर्तमान में इंडिया के पास क्या चैलेंजेस है, किस तरीके से इलेक्शन का इम्पैक्ट क्या हुआ है वो हम लोग डिस्कशन किए, वे फॉरवर्ड चर्चा किए। तो मेरे ख्याल से ये सफिशियंट है मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए। तब भी आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली ज़रूर लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप लोगों के जो है जल्दी से आपको प्राप्त हो। तो थैंक यू वेरी मच।